औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे ENG 201 का असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश की असाइनमेंट नंबर 2 सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 की असाइनमेंट आप लोगों की अपलोड हो गई है। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 या 26 अगस्त है। तो उससे पहले आप लोगों ने असाइनमेंट बना लेनी है। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और लेक्चर नंबर 22 से लेक्चर नंबर 32 तक ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, असाइनमेंट जैसे आपको पता है कि आपने MS वर्ड में बनानी है। और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ आप लोगों ने 12 रखना है और फ़ॉन्ट का जो नेम है, ठीक है, वो आप लोगों ने टाइम्स न्यू रोमन और कलर आप लोगों ने ब्लैक रखना है। ठीक है, इसके अलावा कोई और कलर आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सोल्यूशन फाइल आपके सामने ओपन है। ठीक है, पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि रिपोर्ट्स आर। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ आपको MCQs दी हुए हैं और इसमें आपने करेक्ट आंसर लगाना है। रिपोर्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी लीगल डॉक्यूमेंट्स इन वर्क प्लेस। ठीक है, कि रिपोर्ट्स को माना जाता है वर्क प्लेस के अंदर एक लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर। ठीक है, वर्क प्लेस के जहाँ पे मतलब कि लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे जो रिपोर्ट्स होती हैं इनको एक लीगल, एक मतलब कि आप कह सकते हैं कानूनी डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। दे नीड टू बी डैश एक्यूरेट एंड डिफ़िकल्ट टू मिस इंटरप्रेट। ठीक है, कि जो रिपोर्ट्स होती हैं इनको वर्क प्लेस पे जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे इनको लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो उसके बाद इन रिपोर्ट्स को नीड टू बी, इनको होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, उसके साथ डिफ़िकल्ट टू मिस इंटरप्रेट, और उसके बाद इनको मतलब कि ताकि आसानी से मिस इंटरप्रेट भी ना किया जा सके, मतलब कि इसको जल्दी से इनको समझ लिया जाए। उसके बाद इनडेफिनेट होना चाहिए, प्रीसाइज होना चाहिए, जनरल होना चाहिए या एम्बिगिशियस होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रीसाइज, मतलब कि रिपोर्ट्स को प्रीसाइज भी होना चाहिए, एक्यूरेट भी होना चाहिए और उसके बाद डिफ़िकल्ट टू मिस इंटरप्रेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है B है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखें, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी लीगल डॉक्यूमेंट्स इन द वर्क प्लेस एंड दे नीड टू बी प्रीसाइज। ठीक है, ये प्रीसाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे B है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 है। ठीक है, वो क्या है, द शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट्स इज़ यूजली सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लेटर और डैश। कि जो शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, उनको सबमिट किया जाता है कौन सी फॉर्म में, एक लेटर की फॉर्म में और दूसरी कौन सी फॉर्म होती है, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम की फॉर्म में शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट्स को सबमिट किया जाता है। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, द शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट्स इज़ यूजली सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लेटर और मेमोरेंडम। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मेमोरेंडम है, क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अ फॉर्मल डैश इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल थिंक अबाउट समथिंग। अ फॉर्मल, ठीक है, एक क्या चीज़, मतलब कि फॉर्मल डैश, क्या कौन सी चीज़ फॉर्मल, इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल थिंक अबाउट समथिंग। कि लोगों का मतलब कि जो ग्रुप है, आप कह सकते हैं कि लोग किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज़ को जानने का एक फॉर्मल तरीक़ाकार कौन सा है। ठीक है, इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, सर्वे है या मेमोरेंडम है। तो इसका करेक्ट आंसर है सर्वे है। सर्वे में ही मतलब कि आम तौर पर लोग किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, हम इस चीज़ को जानने की ट्राई करते हैं, किसी चीज़ को जानने का तरीक़ाकार कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, तो ये सर्वे होता है। इंटरव्यू के अंदर ऐसा नहीं होता, ऑब्जर्वेशन के अंदर भी ऐसा नहीं होता, मेमोरेंडम के अंदर भी ऐसा नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सर्वे है। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें, अ फॉर्मल सर्वे इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल थिंक अबाउट समथिंग। ठीक है, तो ये सर्वे इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद जी स्टेटमेंट नंबर 4 है आपकी, अ डैश इज़ एन अल्फ़ाबेटिक लिस्टिंग ऑफ स्पेशल टर्म्स एंड वर्ड्स विद देयर मीनिंग एंड डेफिनेशंस। क्या चीज़ होती है इज़ एन अल्फ़ाबेटिक लिस्टिंग, कि जिसके अंदर अल्फ़ाबेटिक लिस्टिंग की जाती है, मीन्स के A से Z तक जिसके अंदर लिस्टिंग होती है ऑफ स्पेशल टर्म्स की, एंड वर्ड्स विद देयर मीनिंग एंड डेफिनेशंस। वहाँ पे वर्ड्स लिखे होते हैं, उनके मीनिंग लिखे होते हैं, एंड देयर डेफिनेशंस, और उनकी डेफिनेशंस लिखी होती है। तो ये तो आपको पता है कि ग्लोसरी हर चैप्टर के एंड पे आमतौर पर आप देखते हैं जो आपकी बुक्स होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने कॉलेज सेक्शन तक बुक्स पढ़ी हैं, उसके बाद मतलब कि स्कूल लेवल में, तो वहाँ पे हर चैप्टर के एंड पे ग्लोसरी होती है। ठीक है, उसके अंदर वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स की मतलब कि लिस्टिंग होती है, अल्फ़ाबेटिक लिस्टिंग होती है, और स्पेशल टर्म्स की, कि जो आपके चैप्टर में स्पेशल टर्म्स थी, और उसके बाद वर्ड्स विद देयर मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो वहाँ पे वर्ड्स की मीनिंग, उनकी डेफिनेशन लिखी होती है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अ ग्लोसरी इज़ एन अल्फ़ाबेटिक लिस्टिंग ऑफ स्पेशल टर्म्स। ठीक है, तो ग्लोसरी में क्या होता है कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जी सॉरी फॉर दिस। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले क्वेश्चन का जो 5 पार्ट है, 5th पार्ट। ठीक है, मैनी लॉन्गर रिपोर्ट्स आर प्रीसीडेड बाई अ सेपरेट समरी। ठीक है, कि जो लॉन्गर रिपोर्ट्स होती हैं, जो लॉन्ग रिपोर्ट्स होती हैं, उनको प्रीसीड किया जाता है
किस चीज़ के साथ, बाय ए सेपरेट समरी ऑफ द रिपोर्ट ओवरऑल, उस रिपोर्ट की जो ओवरऑल समरी होती है उसके साथ, उसके थ्रू उसको जो लॉन्ग रिपोर्ट्स होती है उनको प्रीसीड किया जाता है। सच समरीज आर ऑफन कॉल्ड, उन समरीज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बिकॉज दे यूजली आर एड्रेस टू डिसीजन मेकर्स, ठीक है। तो उनको, उन समरीज को क्या कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, एग्जेक्टिव समरीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सेपरेट समरी ऑफ द रिपोर्ट ओवरऑल, सच समरीज आर ऑफन कॉल्ड एग्जेक्टिव समरीज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, यहाँ पे ए है। अब जिस तरह मैंने आंसर को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, आप लोगों ने भी यही काम कर लेना है, ठीक है। कोई भी कलर आप लोगों ने अगर मतलब कि कलर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप लोग कलर यूज़ ना करें, आप सिंपली इसको बोल्ड करें, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी और इसके साथ अंडरलाइन कर लें, ठीक है। बाकी बोल्ड नहीं होंगे, जिस तरह ये बोल्ड नहीं है, इसको आप बोल्ड कर देंगे, इस तरह ये नज़र आएगा, और उसके साथ इसको अंडरलाइन आप लोग कर लेंगे, तो जो इंस्ट्रक्टर है वो समझ आएंगे कि इसका करेक्ट आंसर ये है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 फैसिबिलिटी रिपोर्ट की मतलब कि फैसिबिलिटी रिपोर्ट्स आपका लेक्चर नंबर 27 है, ठीक है। तो उसके अंदर अब यहाँ पे फैसिबिलिटी रिपोर्ट्स का जो सुपर स्ट्रक्चर है, ठीक है, पहले वो आप लोग देखें यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपने बताना है कि इसमें जो फैसिबिलिटी रिपोर्ट का कौन सा मतलब कि जो पार्ट है, अब उसके अंदर ये जो पैराग्राफ आपको दिए हुए हैं, तो कौन से पार्ट के अंदर ये पैराग्राफ्स आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो फैसिबिलिटी रिपोर्ट का सुपर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अगर आपको ग्रिप है तो उसके बाद आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका सुपर स्ट्रक्चर है, लेकिन उससे पहले जो पहला यहाँ पे हमारा मतलब कि केस है, इसको आप अगर रीड करेंगे तो मैंने इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया एज इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। इंट्रोडक्शन में हम आमतौर पर क्या करते हैं कि जो हमारी मतलब कि पूरी फैसिबिलिटी रिपोर्ट होती है उसके बारे में हम उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो ये होता है इसका फैसिबिलिटी रिपोर्ट्स का सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब कि स्ट्रक्चर। अब इनमें से यहाँ पे देखें ये 3 और 3 6 और ये 7, अब टोटली ये 7 यहाँ पे जो इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स कितनी दी हुई हैं, 5 दी हुई हैं। तो अब आपने इन 5 में से 2 को स्किप करना है, बाकी आपने बताना है कि वहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उनका ताल्लुक इनमें से किसके साथ है, ठीक है। इंट्रोडक्शन को अगर आप देखते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो आम तौर पर किस चीज़ की बात की जाती है, ठीक है। जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें हम आम तौर पर जो हमारी पूरी फैसिबिलिटी रिपोर्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड और उसको बेसिक आपका जो पर्पस होता है, ठीक है, आप उसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब कि जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन से ज़ाहिर हो रहा है। अब यहाँ पे जो आपकी ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, इसको आप अगर पढ़ें, ठीक है, डिटेल में आप इसको रीड करें तो आपको खुद ही इसका आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर ये इंट्रोडक्शन की मतलब कि इंट्रोडक्शन के अंदर ये बात हो रही है, ठीक है। द रिपोर्ट डिस्कस द अप्लायंस स्टोर प्रिडिक्टेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड ओपनिंग कास्ट, ठीक है। तो मतलब कि प्रिडिक्शन कास्ट एंड उसके बाद जो ओपनिंग कास्ट है इसका जिक्र कर रहा है, द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कास्ट एक्योर्ड, तो एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मतलब कि ओवरऑल अगर आप इसको रीड करें आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि ये इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैंने इसको एज अ इंट्रोडक्शन आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद जी आपका जो पैराग्राफ नंबर 2 है, इसको आप देखें तो इसको यहाँ पे मैंने एज अ क्राइटेरिया आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, कि ये क्राइटेरिया की हेडिंग के अंदर आमतौर पर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ हैंडआउट्स में, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड यहाँ पे हैंडआउट्स में आपका जो सेकंड है इंट्रोडक्शन के बाद, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद देखें तो ये क्राइटेरिया के अंदर क्या होता है कि इसमें यू अप्लाई मतलब कि ये एक टाइप का आप कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कि जो मतलब कि काम फैसिबिलिटी रिपोर्ट्स के इंट्रोडक्शन में आपने किया है मतलब कि आप करना चाह रहे हैं, तो उसको करने के लिए जो क्राइटेरिया जो आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए होती हैं वो क्या हैं। अब यहाँ पे देखें तो मैंने इसको द रिपोर्ट इन्वॉल्व द अप्लायंस स्टोर एस्टिमेटेड बजट कॉस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसमें एक तो मतलब कि जो एस्टिमेटेड बजट, ठीक है, जो टोटल बजट का एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हमें इतना बजट चाहिए होगा, ठीक है, एक स्टोर को ओपन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एंड डिस्कस द स्टोर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू डेट, ठीक है। उसके बाद जो उसका एस्टिमेटेड एक कॉस्ट है, ठीक है, एक एस्टिमेटेड खर्चा है, तो वो बता रहे हैं कि फरवरी 18 2022 तक, ठीक है। तो इसमें ये एक क्राइटेरिया की बात हो रही है, एक किस्म का क्राइटेरिया है कि अगर हम स्टोर को ओपन करना चाह रहे हैं तो हमें इतने पैसे चाहिए होंगे और इस तारीख तक इसका जो टोटल एस्टिमेटेड कास्ट है वो हमें इतनी चाहिए होगी, ठीक है। तो ये एक रिक्वायरमेंट्स हैं या क्राइटेरिया आप इसको कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको एज अ क्राइटेरिया आइडेंटिफाई किया। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 है, इसको आप पढ़ें तो यहाँ पे मैंने इसको एवेल्यूएशन के तौर पर आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। ये ओवरऑल जो आपकी फैसिबिलिटी रिपोर्ट होती है इसकी एक एवेल्यूएशन की जा रही होती है, ठीक है। एवेल्यूएशन के अंदर आमतौर पर क्या होता है मैं आपको यहाँ पे हैंडआउट्स में दिखाता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हैंडआउट्स में आपका जो तीसरा मतलब कि यहाँ पे है, ठीक है, सी पार्ट, तो यहाँ पे मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आपकी जो मतलब कि यानी कि आपके असाइनमेंट है इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है, तो हम सी को यहाँ पे टोटली तौर पर
इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जा रहे हैं डी की तरफ। डी क्या है? ओवरव्यू ऑफ अल्टरनेटिव्स, तो इसको मैंने यहाँ पे स्किप किया। मैंने यहाँ पे एवेल्यूएशन को, इसका जो स्टेटमेंट नंबर, ठीक है, यहाँ पे तीसरी है, तो इसको मैंने एज अ एवेल्यूएशन यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। जो ओवरऑल जो फैसिबिलिटी रिपोर्ट होती है उसको एवेल्यूएट किया जा रहा होता है। तो ये क्या होता है? ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि जो एवेल्यूएशन होती है, ठीक है, ये किसी भी मतलब कि जो फैसिबिलिटी रिपोर्ट होती है इसका एक हार्ट होता है। ठीक है, इसका दिल, एक मेन चीज़ कि जिसके अंदर ओवरऑल पूरी फैसिबिलिटी रिपोर्ट को एवेल्यूएट किया जा रहा होता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो आपको खुद ही आइडिया होगा कि इसके अंदर उसने ओवरऑल एक निचोड़ निकाल दिया है। ठीक है, कि पूरी मतलब कि जो मेन बात है ना, आप कह सकते हैं कि पूरी एक मेन बात को वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता रहा है, उसके बाद एस्टिमेटेड वैल्यू बता रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए, उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर स्टोर ओपनिंग के लिए, ठीक है, बता रहा है। तो ये तकरीबन इसमें ओवरऑल एक एवेल्यूएशन हो रही है। उसके बाद जी स्टेटमेंट नंबर 4 है, उसको मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया एज अ कंकल्जन। ठीक है, कंकल्जन में क्या होता है कि जो बात ऊपर पूरी की गई है एवेल्यूएशन से, इंट्रोडक्शन से लेकर एवेल्यूएशन तक, अब यहाँ पे 4th पॉइंट में कंकल्जन में हम क्या करते हैं, आमतौर पर अपनी बात का निचोड़ निकालते हैं। ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ऊपर जो पूरी बात की है उसको एक आखिर में आके जिस तरह एक दरिया को कूजे में बंद करना होता है। ठीक है, एक कंकल्जन के इसका निचोड़ क्या निकल रहा है। ठीक है, उसको एक बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट में टू दी पॉइंट और स्पेसिफिक बात करके उसको यहाँ पे इन्होंने मतलब कि यहाँ पे आके बात का ख़त्म कर दिया कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिपोर्ट, कि इस जो रिपोर्ट है इसका मकसद क्या था। उसके बाद मतलब कि ओवरऑल कितना अमाउंट चाहिए होगा। ठीक है, तो मेन बात यहाँ पे इन्होंने मेन बात कर दी है। ठीक है, और तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको एज अ कंकल्जन यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 5 आप किया है, तो इसको रीड करें। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको मैंने एज अ रिकमेंडेशन, ठीक है, मतलब कि आइडेंटिफाई किया है कि इसमें क्या कह रहा है, एक किस्म का रेकमेंड कर रहा है। किस चीज़ को रेकमेंड कर रहा है? इम्प्लीमेंट अदर इफेक्टिव बजटिंग स्ट्रेटजीज़, के मतलब कि कोई और जो इफेक्टिव बजटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए टू प्रिवेंट फ्राम गोइंग बियॉन्ड द प्रिडिक्टेड कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। ठीक है, डेटरमाइन, उसके बाद डेटरमाइन किया जाए अदर फैक्टर्स को डेट मेड द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हायर, जो कंस्ट्रक्शन कास्ट को हायर कर रहे हैं, जो ज़्यादा कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उन फैक्टर्स को भी डेटरमाइन किया जाए। तो ये आखिर में रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका जो असाइनमेंट नंबर 2 है इसका सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं इस असाइनमेंट को लेकर, या आपको कोई भी जनरल हेल्प चाहिए होती है, आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।